वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार धर्म मीमांसा चैनल पर सभी विद्वज्जनों, धर्मावलंबियों, सनातन धर्म ध्वजवाहकों सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पीछे अनेक विषय ऐसे थे जिनमें दर्शकों और श्रोताओं ने पर्याप्त रुचि दिखाई और आप लोगों ने देखा, सराहा, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमारा जो सब्सक्राइबर है की संख्या है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। आज का विषय अपने आप में बड़ा मुझे महत्वपूर्ण लगा और जिस पर कम लोगों का ध्यान गया। कम से कम मेरे जैसे जो लोग हैं यूट्यूब पर, उन लोगों ने तो संभवतः विश्लेषण किया ही नहीं, जबकि मुझे लगता है वो करना चाहिए था या अभी भी करना चाहिए। क्या है कि आज 6 दिसंबर है, 3-4 दिसंबर के बीच का समय है, रात्रि बेला है, जब दक्षिण कोरिया नामक देश घोर राजनीतिक संकट में उलझ गया। और ये मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा आश्चर्यजनक विषय होगा, क्योंकि वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ एक प्रकार से आप कहें तो सैन्य शासन, जिसमें जो स्वतंत्रता है हमारी वो बाधित हो जाती है, सीमित हो जाती है। यहाँ तक कि पत्रकारों को भी उतनी स्वतंत्रता नहीं होती जितनी सामान्य परिस्थिति में होती है। राजनीतिक पार्टियों पर तो सबसे अधिक तुषारापात पड़ता है, क्योंकि उनका तो सरकार से विरोध होता है, इसलिए उनको जेल में डालना या उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करना, ये सब मार्शल लॉ का लक्षण है। हमारे भारत में हमें तो देखा हुआ है कि हमारे अगल बगल में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस सब में ऐसे ही होता रहा है। लोकतंत्र की जड़ें कभी गहरी नहीं हुई, लोकतंत्र कभी पनपा नहीं, लोकतंत्र कभी जमा नहीं। लेकिन दक्षिण कोरिया की छवि क्या है, पहले हम उस पर बात करें। दक्षिण कोरिया की छवि यह है कि यह एक अति समृद्ध देश है। इसका जो इसकी प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत अधिक है, और ये जो संपन्न देशों का संसार में जो समूह है, जिसको हम लोग कहते हैं OECD, उसमें भी है। तो ये एक प्रकार से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आता है। यूएस का मित्र राष्ट्र है। यूएस इसका सबसे बड़ा मित्र है, अमेरिका। और जिन चीजों से आपका ये कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब चीजें चलती हैं, अर्थात सेमीकंडक्टर, उसका ये सबसे बड़ा कहिए कि निर्माता देश है, उसका निर्माण करता है। पिछले 50-60 वर्षों में, 70 वर्षों में इतनी तीव्र गति से इसका आर्थिक विकास हुआ कि आज जो संसार में प्रथम पंक्तियों में जो देश हैं, उनमें शामिल हो गया है दक्षिण कोरिया। अति समृद्ध देश बना दक्षिण कोरिया। ओलंपिक करा चुका है, तो आप समझ सकते हैं भारत इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, जबकि दक्षिण कोरिया मात्र 5 करोड़ लोगों का देश। तो 5-6 करोड़ का देश उसने दशक पहले, बल्कि कहें दशकों पर पूर्व, सोल ओलंपिक करा चुका है।
जबकि भारत 1936 में ओलंपिक कराएगा इसके लिए प्रयास कर रहा है। तो भारत से कितना अधिक आगे और कितनी तीव्र क्षिप्र गति से आगे बढ़ा, ये संसार को ज्ञात है। और दक्षिण कोरिया इस रूप में जाना जाता है, एक समृद्ध देश के रूप में। तो सामान्यतः हम जब बातचीत करते हैं तो जापान, दक्षिण कोरिया ऐसे साथ साथ बोलते हैं। पहले हांगकांग भी बोला करते थे, लेकिन हांगकांग को एक प्रकार से चीन ने नष्ट कर दिया है। दक्षिण कोरिया को एक जमाने में एशियन टाइगर कहा जाता था। तो इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि इसने बड़ी तेज गति से आर्थिक प्रगति की है। फिर क्यों ऐसी बात हो गई? सामान्यतया संसार में देखा गया है कि समृद्ध देश और लोकतंत्र दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि अधिकतर जो पश्चिमी देश हैं वे समृद्ध भी हैं और साथ में लोकतांत्रिक भी हैं। तो कहा जाता है कि यदि आपके यहाँ समृद्धि हो, शिक्षा हो, तो आपके यहाँ अवश्यंभावी रूप से लोकतंत्र सफल होगा। ये सामान्य धारणा है। तो दक्षिण कोरिया एक समृद्ध देश बन गया। उसकी शैक्षणिक स्थिति इतनी अच्छी है, शिक्षा इतनी अच्छी है कि हम तो भारत को वहां तक पहुंचने में अभी भी कई दशक लग सकते हैं। फिर क्यों मार्शल लॉ की बात हुई? और ये मार्शल लॉ 6 घंटे तक लगा रहा। 6 घंटों में क्या हुआ कि उसकी जो संसद है उसमें विपक्ष की पार्टी और जिस तरफ से मार्शल लॉ लगाया गया था, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा, जिनका नाम है यून सूक येओल, तो संक्षेप में हम यून कह सकते हैं। तो यून महोदय ने जो मार्शल लॉ लगाया, तो मार्शल लॉ लगाते ही सेना आ गई सड़क पर, टैंक वैंक लेके आ गई। और उसकी प्रतिक्रिया में क्या हुआ कि सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके जो सदस्य हैं, जो संसद के सदस्य हैं, वे सभी संसद के अंदर घुस गए। सैनिकों को एक प्रकार से कहिए कि उसकी उपेक्षा करते हुए उनकी, और संसद के अंदर घुस गए। रात में घुसे और रात में ही ये प्रस्ताव पारित किया कि ये मार्शल लॉ जो लगाया गया है ये अवैध है, ये अनुचित है। और एक प्रकार से ये प्रस्ताव पारित करके बहुमत से और राष्ट्रपति के पास भेजा गया, उसी राष्ट्रपति के पास जिसने मार्शल लॉ लगाया था। तो राष्ट्रपति ने ये भांप लिया होगा कि जनमत इसके विरुद्ध है, तो यून महोदय ने उस मार्शल लॉ को वापस ले लिया। लेकिन इससे ये संकट टला नहीं है। संकट दक्षिण कोरिया का जो राजनीतिक संकट है वो यथावत है। संकट हुआ क्यों, हमें ये जानना चाहिए। ये जो यून महोदय हैं, इनके विषय में कहा जाता है कि ये कोई राजनैतिक व्यक्ति नहीं रहे, ये जीवन भर वकील रहे और भाग्य से, संयोग से, जैसे भी कहिए, 2022 में ये राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति बन तो गए, लेकिन वहां की जो संसद है, इनकी जो पार्टी है, उस पार्टी का उसमें अल्पमत है। तो जो विपक्षी पार्टी है उसका नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जो विपक्षी पार्टी है उसका बहुमत है। तो अब एक अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई, विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई।
होता क्या रहा पिछले 2 वर्षों से कि यदि राष्ट्रपति कुछ करना चाह रहा हो तो वो संसद में बात नहीं बनेगी, और संसद के में जो पारित प्रस्ताव जाते थे राष्ट्रपति के पास, वो राष्ट्रपति उसको मना कर देते थे, अस्वीकार कर देते थे, क्योंकि इनकी पार्टी और इनका जो घोषणा पत्र रहा होगा, जो काम इन्होंने या जो वादे किए होंगे, जो वचन दिए होंगे अपने मतदाताओं से, उनको पूरा करने के विपरीत कोई बात आ जाए और उस पर राष्ट्रपति अपनी मुहर लगाए, अपने हस्ताक्षर करें, तो इनके लिए तो वो राजनीतिक मृत्यु के समान है। तो कहते हैं कि अब तक 10 बार ऐसे प्रस्ताव संसद से गए हैं जिनको राष्ट्रपति ने वापस कर दिया है या अस्वीकार कर दिया। तो राजनीतिक रूप से वहां पर कोई काम ही नहीं हो पा रहा है, और राष्ट्रपति स्वयं को शक्ति विहीन व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं या शक्ति विहीन पद के रूप में देख रहे हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वहां पर ऐसी कैसी राजनीतिक प्रणाली बनाई गई है या लोकतांत्रिक प्रणाली बनाई गई है जिसमें राष्ट्रपति को के दल को यदि बहुमत न हो तब भी वो राष्ट्रपति है। अमेरिका में ऐसा ही है। अमेरिका में राष्ट्रपति कोई हो और आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि उसके दल को बहुमत प्राप्त हो वहां की कांग्रेस में, अर्थात वहां की संसद। और अमेरिका में आए दिन ये समस्या आती है। ट्रंप महोदय के साथ एक अच्छा संयोग हुआ कि इनको कांग्रेस में, सेनेट में हर जगह बहुमत मिला है, इसलिए ये जो चाहेंगे वो करेंगे। तो इस प्रकार का तंत्र कोई क्यों बनाए जिसमें काम ही ना हो? तो हम देखेंगे कि संसार भर में जो लोकतांत्रिक जो प्रणाली लोगों ने विकसित की है अन्य देशों में, उनमें बहुत सारी कमियां हैं। अब उन कमियों पर विचार करके, उन कमियों को दूर करके यदि आप आगे बढ़े तब तो ठीक है, अन्यथा ये जो लोकतांत्रिक प्रणाली है ये गले का घेगा है, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगी प्रणाली ऐसी। अमेरिका के साथ भी अनेक प्रकार के संकट हैं। सामान्यतया लोगों को अमेरिका के विषय में कम ज्ञान है, लोग जानते नहीं हैं। अब आप एक अनुमान ये देखिए कि 5 नवंबर को या उसके आसपास चुनाव हुए वहां पर, और कुछ राज्यों में आज तक गिनती पूरी नहीं हुई है। मतलब 1 महीने से अधिक का समय व्यतीत हो गया। कहते हैं कभी कभी तो 3-3 महीने तक गिनती होती है। ये कैसा चुनाव है? दूसरा, ट्रंप महोदय निर्वाचित हो गए, लेकिन उनका कार्यकाल शुरू होगा 20 जनवरी को अगले वर्ष। तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी ले लीजिए पूरा, तो इनको भी 3 महीने की प्रतीक्षा। भाई आपने कैसा तंत्र बनाया है जिसमें एक नवनिर्वाचित व्यक्ति को 3-3 महीने बैठना पड़ेगा? तो बनने का फायदा क्या हुआ, क्या लाभ हुआ? इसको घटा के आप 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो दक्षिण कोरिया भी इस प्रकार के तंत्र का शिकार है। तो अब इसमें कुछ और बातें जुड़ी हुई हैं। पहली बात है कि यून को मार्शल लॉ क्यों लगाना पड़ा? तो कहते हैं कि यून ने खतरा भांपा कि नॉर्थ कोरिया अर्थात उत्तर कोरिया जो है उस पर हमला करेगा। आप जानते ही हैं कि उत्तर कोरिया जो है वो उत्तरी कोरिया, वो वहां पर एक कम्युनिस्ट बैठा हुआ है, उसको संसार से मतलब ही नहीं है, वो संसार से कटा हुआ व्यक्ति है, कटा हुआ देश है। उत्तरी कोरिया के विषय में किसी को कुछ नहीं पता कि वहां लोग जी कैसे रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे घरों में रह रहे हैं।
वो स्वतंत्र हैं नहीं है, या स्वतंत्रता है तो कितनी है, ये सब कोई नहीं जानता, क्योंकि पूरा का पूरा देश एक बंद देश, एक कारागार की तरह है। वहां ना कोई जाता है ना वहां से कोई आता है। तो वो हर समय कोई न कोई मिसाइल ही चलाता रहता है, हर समय किसी न किसी को धमकाता ही रहता है। तो इसमें वो अक्सर दक्षिणी कोरिया को भी धमकी देता है। तो ये जो दक्षिण कोरिया है, तो यून को ऐसा लगा कि भाई वो हमला कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, इसलिए हम मार्शल लॉ लगाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी काम न करने के कारण जो कुंठा है, उस कुंठा से जूझने के लिए ऐसा किया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो स्वयं, उसकी जो पत्नी है राष्ट्रपति की, वो अनेक उस पर आरोप हैं भ्रष्टाचार के, तो प्रकारांतर से राष्ट्रपति पर आरोप है। इन आरोपों की बात हो रही है और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने की बात की जा रही है। महाभियोग यदि सिद्ध होगा तो राष्ट्रपति को अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि यून डर गया हो और यून को लगा हो कि हम ऐसे जाएंगे, उससे अच्छा है कि हम मार्शल लॉ लगा के अपना काम करें। लेकिन मार्शल लॉ यून को वापस लेना पड़ा। तो आज की परिस्थिति वहां पर यह है कि एक प्रकार से पॉलिटिकल स्टेलमेट है, अर्थात जिसको कहते हैं, दूसरा शब्द ये भी चल रहा है कि वहां पॉलिटिकल पैरालिसिस, निर्णय होते नहीं है, सरकार कोई काम कर नहीं पा रही है। तो यह तो बहुत बड़ा संकट है दक्षिण कोरिया के साथ। उस संकट से इस देश को उबरना ही होगा, चाहे जैसे भी हो। तो ये वर्तमान दक्षिण कोरिया की परिस्थिति है। लेकिन मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूं, अपने विद्वान दर्शकों को, क्योंकि दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जिसमें मेरी गहरी रुचि रही है अनेक वर्षों से, और मैंने इसको थोड़ा बहुत समझने का प्रयास भी किया है। देखिए क्या है कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दोनों एक ही देश हुआ करते थे। 1910 से इन पर जापान का अधिकार था। 45 के 48 तक के युद्ध के दौरान इनको स्वतंत्रता मिलती है। तो क्या होता है कि जो आज का उत्तर कोरिया है, उस क्षेत्र में भीषण संघर्ष होता है। संघर्ष तो होता है पूरे कोरिया के लिए। तो अमेरिका के जो फोर्सेस हैं, अमेरिका के सैनिक हैं, वो सब दक्षिण कोरिया की तरफ से लड़ना शुरू करते हैं, और लड़ते लड़ते आज का जो उत्तर कोरिया है उसकी तरफ जाते हैं। तो जितना क्षेत्र ये जीत लेते हैं वह आज का दक्षिण कोरिया है। जो नहीं जीत पाते हैं वो आज का उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया को क्यों नहीं जीत पाते और उत्तर कोरिया पर क्या होता है? तो उत्तर कोरिया पर माओ ने, चीन में जो माओ था उस समय, उसने अपनी भरपूर सेना भेज दी और भयंकर युद्ध हुआ, बहुत लोग मारे गए। अब हमें ये समझ में नहीं आता कि अमेरिका एक बिंदु पर जाकर रुका क्यों, आगे क्यों नहीं बढ़ा। कोई मिली भगत भी हो सकती है अमेरिका चीन की आपस में, लेकिन आप देखिए तो उस देश को बाहरी शक्तियों ने तोड़ दिया, दो खंडों में बांट दिया। ये जो बाहरी शक्तियां हैं, जैसे भारत को अंग्रेजों ने कई हिस्सों में बांट दिया, उसी प्रकार से दोनों कोरिया को दो हिस्सों में कर दिया। इससे कोरिया के ऊपर एक कहिए कि बहुत बड़ा घाव लग गया।
आज यदि वो एक देश होते दोनों मिल करके तो एक शक्तिशाली देश होते और शक्ति होती इनके पास, और एक दूसरे के प्रति जो संदेह है, आशंका है, भय, वो नहीं होता। जैसे हम अलग तो हो गए, हमारे से पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। समस्या धीरे धीरे और गहरी होती जा रही है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के शत्रु बन गए। कितना अधिक धन खर्च हो रहा है दोनों देशों का सेना पर और युद्ध की तैयारी में। वह पैसा यदि विकास पर लगता या देश की समृद्धि पर लगता तो देश कहां से कहां चले जाते। तो हाल के वर्षों में जो सबसे बड़ी दुर्घटना घटी है कोरिया के साथ, वो यही है कि इसको दो खंडों में बांट दिया गया। स्पष्ट है कि सैकड़ों हजारों लाखों परिवार रहे होंगे, वही बट गए होंगे, उनके रिश्तेदार बट गए होंगे, सगे संबंधी बट गए होंगे। अब इस पार उस पार से बातचीत करने या उनका संपर्क संबंध कैसा होगा वो बहुत कष्टप्रद है, क्योंकि उत्तर कोरिया तो उसकी संपर्क रखना नहीं चाहता। तो यह एक बहुत बड़ा झटका उस देश को लगा हुआ है, जिसने देश को दुर्बल किया है। दूसरा क्या है कि दक्षिण कोरिया पूर्णतः अमेरिका पर निर्भर रहा है। उसकी जो निर्भरता है वो अपने आप में उसने भी इसको कमजोर किया है। देखिए, कोई भी देश जब अपने पैर पर खड़ा होता है अपने आत्मविश्वास के साथ, तो वो बहुत शक्तिशाली होता है। महाभारत में इस बात का वर्णन है कि राष्ट्र तो विशाल ही होना चाहिए, छोटे राष्ट्र का कोई मतलब नहीं है। न उसकी पहचान बनती है, न उसका नाम होता है, न उसके वैभव की चर्चा होती है, न वो शक्तिशाली होता है। राष्ट्र यदि शक्तिशाली नहीं हो तो वो किसी काम का नहीं। कोई भी शत्रु कितना भी बलशाली हो, यदि आप शक्तिशाली हैं तो आपको डिगा नहीं सकता। यही कारण है कि अनेक कमियों के रहते हुए भी भारत ने अपने आप को एक बलशाली देश के रूप में स्थापित किया हुआ है। तो कोरिया के साथ ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई कि एक देश दो हिस्सों में बटा, और जो दक्षिण कोरिया है वो अमेरिका की गोद में जाकर बैठा, और जो उत्तर कोरिया है उसको आप चीन और रूस की गोद में बैठा हुआ मान सकते हैं, क्योंकि वहां टोटल कम्युनिज्म है। इसके इतिहास को समझने में आपको थोड़ी सी इससे सहायता मिलेगी। अगला जो बिंदु है वो मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वो है कि दक्षिण कोरिया का धर्म क्या है वहां के लोगों का, या उसका रिलीजन क्या है, या उसका मजहब क्या है। तो आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि एक समय था कि कोरिया को हम कह सकते हैं कि हिंदू देश था। अयोध्या की, भारत में जो अयोध्या है उसकी राजकुमारी से कोरिया के राजकुमार का विवाह हुआ था, और यह घटना वहां के इतिहास में दर्ज है, सब लोग जानते हैं और बड़ा आदर सम्मान करते हैं अयोध्या के नाम पर भारत का, और अपने आप को यहाँ के वंशज ही मानते हैं बहुत सारे लोग, हजारों लोग। तो हिंदू धर्म वहां था। जहां जहां हिंदू धर्म गया बाहर, बौद्ध मत भी गया। बौद्ध मत हिंदू धर्म के हिस्सा था, अभिन्न अंग था, उसका भाग था, अंश था। इस रूप में वहां बौद्ध मत भी फैला। लेकिन कहते हैं 13वीं शताब्दी के आसपास आते आते
वहां के उस समय 2-3 शायद राजा थे कोरिया में, तो वो चीन में जो कन्फ्यूशियस हैं, जिनको चीनी भाषा में हम कन्फ्यूजू बोलते हैं, कॉन्फोजू, वैसे कन्फ्यूशियस बोलते हैं, अंग्रेजी में लिखा जाता है। तो कन्फ्यूशियस महोदय के जो विचार हैं, जो सिद्धांत हैं, उनकी तरफ यहाँ के राजाओं का झुकाव हुआ। बौद्ध मत दुर्बल पड़ा और कन्फ्यूशियनिज्म जो है वो फैला। अब एक मिनट के लिए सोचिए, कन्फ्यूशियनिज्म क्या है? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये कुछ नहीं है, ये एक प्रकार की नैतिक शिक्षा है, शिष्टाचार है, और ये भी भारत से ही किया हुआ है। जिस तरह की बातें उसमें कही गई हैं, वो भारत के ऋषि मुनि की वाणी है, हमारा संस्कार है। बड़ों को आदर करो, परिवार पर ध्यान दो, इस तरह की बातें हैं। आपके जो पूर्वज हैं, जो धरती से चले गए, गुजर गए, उनका भी आदर सम्मान करें। इसलिए उसमें पूर्वजों की भी को पूजने की परंपरा है, उनको मानने की परंपरा है। ये सब भारत में हम भी करते हैं। हर वर्ष तर्पण करते हैं, पितृपक्ष मनाते हैं, श्राद्ध पक्ष मनाते हैं। तो ये सब नामकरण है और ऐसे ऐसे करते। तीसरा है शमन। शमन भी भारत का ही शब्द है, भारत से ही गया हुआ है, जो कि पूरे इस क्षेत्र में आप कहें कि मंगोलिया तक जो ये शमन है, शमन धर्म कह सकते हैं, शमन कहिए मत कहिए, जो कहिए, वो फैला हुआ। शमन में क्या होता है? इसमें जैसे पंडित होते हैं, जानकार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो आपको बताते हैं, आपका कुछ देखकर, जैसे हम हाथ देखते हैं भविष्य के लिए, तो शगुन उपशकुन क्या है उसके बारे में बताया जाता है उसमें। तो ये इस प्रकार के धर्म वहां पर दक्षिण कोरिया में थे। लेकिन दक्षिण कोरिया का दुर्भाग्य क्या हुआ? उसका दुर्भाग्य यह है कि 18वीं शताब्दी में वहां ईसाइयत या क्रिश्चियनिटी प्रवेश करती है, और वो जो प्रवेश करती है वो बड़ी तेज गति से फैलती है, और 20वीं शताब्दी में जो उसका प्रसार है उसको हम क्षिप्र कह सकते हैं, क्षिप्र प्रसार है, अंधाधुंध फैलती है। 1910 से लेकर 1945 के आसपास तो वो जापान का उस पर अधिकार है। बाद में जब भी ये स्वतंत्र होता है तो अमेरिका गोद में बैठता है। तो मैंने कुछ रिसर्च पेपर देखे, तो एक जगह लिखा हुआ है कि यूएस आर्मी का बहुत बड़ा सपोर्ट दक्षिण कोरिया पर था। स्वाभाविक है, उत्तर कोरिया से भय, नया नया देश। लेकिन उस समय 1945 से 48 तक एक सरकार बनी, और उसके बाद दूसरी सरकार बनी जिसको फर्स्ट रिपब्लिक कहते हैं, 1948 से 1960 तक। तो उस समय जो एक प्रेसिडेंट था उसका नाम था प्रेसिडेंट री सिंगमैन। अब ये आदमी अमेरिका से इतना प्रभावित था कि ये सार्वजनिक रूप से शपथ लेकर बोलता था कि मैं कोरिया पर या कोरिया को एक क्रिश्चियन देश मानकर शासन कर रहा हूं, यानी ईसाई देश मानकर शासन कर रहा हूं। आप देखिए कि एक राष्ट्रपति है 48 से 60 अर्थात 12-13 वर्षों तक, वो स्वयं ये घोषणा करता है। तो इस समय में क्रिश्चियनिटी ने बहुत वहां पर विकास किया, उसका फैलाव हुआ। स्वाभाविक है, जो शासक वर्ग का रिलीजन था वो रिलीजन सपोर्ट पाकर तो फैलेगा ही। तो इसमें जो लेखक महोदय हैं जिनका मैंने पढ़ा, उनका कहना है कि भाई ये क्रिश्चियनिटी इसीलिए
आउटसाइड पोजीशन इसका, आउटसाइज्ड पोजीशन है, अर्थात जितनी क्षमता नहीं है उससे अधिक बड़ी वहां पे क्रिश्चियनिटी दिखती है। और ये संयोग से मुझे कुछ अन्य व्यक्तियों से भी ज्ञात हुआ कि आप सोल हवाई अड्डे से उतरिए, कहीं भी जाइए, तो इतने बड़े बड़े चर्च आपको दिखेंगे जिसको कि हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्युपाइंग पब्लिक प्लेसेस, स्पेस, पब्लिक स्पेस। तो पब्लिक स्पेस इतना न ऑक्युपाई कर लो, इतना न ऑक्युपाई कर लो कि कोई और रिलीजन हो भी तो नहीं दिखे आपको। तो कोरिया में आज यही ऐसा ही हो रहा है कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी कर दी गई हैं चर्च के नाम पर। सर्वत्र आपको चर्च ही दिखेंगे। और ये लेखक महोदय बताते हैं कि ये सारे के सारे कोरिया के शहरों में यही स्थिति है। चर्च इतने फैल गए हैं कुकुरमुत्तों की तरह से। लेकिन ये भी कम आश्चर्य की बात नहीं है, और भी आश्चर्य की बात है। वो क्या है कि इसमें लिखता है कि कोरिया हैज सम ऑफ द बिगेस्ट चर्चेस इन द वर्ल्ड। मतलब इतने विशाल चर्चेज हैं जो संसार के सबसे बड़े चर्च होंगे उनमें सम्मिलित है। अब आप देखिए बनाने का प्रयोजन क्यों बनाया है भाई आपने इतने बड़े बड़े। अच्छा, और दक्षिण कोरिया क्या है? दक्षिण कोरिया पूरे एशिया में दूसरा सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश है। पहला है फिलीपींस, उसके बाद। दर्शकों के लिए मैं अलग से बताऊं कि फिलीपींस पर किसी दिन मैं वार्ता करूंगा, क्योंकि वहां मैं कुछ दिन तक रहा था फिलीपींस में। प्रवास का अनुभव है मुझे और मैंने उसके विषय में कुछ पढ़ा भी है। लेकिन आज इस संदर्भ में, दक्षिण कोरिया के संदर्भ में आप बता दूं कि वह एक विचित्र देश है। वो पूरा का पूरा लगभग क्रिश्चियन देश है, कुछ मुसलमान हैं, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी के कारण अभिशप्त देश है। अभिशप्त। उतनी गरीबी बदहाली आपको बहुत कम देश में मिलेगी, विशेषकर जिसको आप आसियान कहते हैं, एशियन टाइगर्स कहते हैं, उनमें फिलीपींस कहीं भी नहीं है। और उसका मूल कारण क्रिश्चियनिटी है, उसमें भी कैथोलिक। मतलब वो कहते हैं ना, नीम चढ़ा करेले पर नीम चढ़ा, वो वाला हिसाब है। क्योंकि वहां अबॉर्शन अलाउ नहीं है, गर्भपात नहीं करा सकती महिलाएं। तो जो जन्मदर है प्रति महिला, वो दुनिया में जो बड़े बड़े देश हैं जिसका सर्वाधिक जन्मदर है, जिसको TFR बोलते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो फिलीपींस में वन ऑफ द हाईएस्ट। अब किसी कारण से गर्भवती महिला है लेकिन वो गर्भपात तो करा नहीं सकती, तो उस बच्चे को जन्म देना ही देना है। तो फिलीपींस आज एक ऐसा देश बन गया है जो अपने ही बच्चों से, अपनी ही जनसंख्या के दबाव में धंस गया है और वहां की गरीबी से उबर नहीं रहा। संयोगवश दक्षिण कोरिया गरीब नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्रिश्चियनिटी के कारण मुझे ऐसा लगता है कि अन्य प्रकार की समस्याएं खड़ी हो गई हैं। आगे देखिए, लेखक महोदय कहते हैं कि कोरिया ऑल्सो हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू द US। तो ये क्रिश्चियन मिशनरी पैदा करने का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है दक्षिण कोरिया। अब ये भी आनंद की बात है, रोचक बात, कि जहां अमेरिका यूरोप में क्रिश्चियनिटी भाग रही है, समाप्त हो रही है, क्रिश्चियन को क्रिश्चियनिटी से कोई लेना देना नहीं है, चर्च अबंडन हो रहे हैं, चर्च खत्म हो रहे हैं,
मैं स्वयं अमेरिका गया था और अभी मैं उस पर कुछ शोध कार्य भी कर रहा हूं। तो मुझे मालूम हुआ कि 6,000 के आसपास प्रतिवर्ष वहां पे चर्च में ताला नहीं लग रहा है, चर्च ही बिक जाते हैं। मैंने वहां बहुत लोगों से प्रश्न किया कि चर्च कैसे बिक सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे हिंदू धर्म में कोई मंदिर है, अब मंदिर की देखरेख कम होगी या वहां पे लोग नहीं होंगे या रुचि नहीं लेंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, लेकिन मंदिर को कोई बेच कैसे सकता है। तो वहां चर्च के विषय में यही पूछा करता था कि चर्च बिक कैसे सकता है। चर्च क्या कोई कॉमर्शियल एंटिटी है कि बिक जाएगा? लेकिन वहां बिकते हैं, चर्च बिक जाते हैं, उसकी बिल्डिंग में कुछ और हो गया। तो देखिए कि अमेरिका में ये हो रहा है, यूरोप में ये हो रहा है कि चर्च में कोई जाने को तैयार नहीं है, लेकिन इधर एशिया में धक्का दे रहे। हमारे देश में भी क्रिश्चियन मिशनरी इसीलिए सक्रिय है। वैसे ये तय है कि 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, उसमें क्रिश्चियनिटी विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि जब मूल में नहीं रहेगी क्रिश्चियनिटी तो कहां रहेगी। जैसे इसका एक एनालॉजी है कि कम्युनिज्म जब सारे संसार में खत्म हो गया तो कहीं एक जगह होगा क्यूबा में पड़ा हुआ थोड़ा सा, तो कब तक चलेगा? अंतिम सांसें गिनेगा ना, 2, 4, 10 साल चल जाएगा, इससे अधिक तो नहीं चल सकता। तो उसी प्रकार से जब क्रिश्चियनिटी वहां ध्वस्त हो गई, समाप्त हो रही है, तो इधर कैसे रहेगी? लेकिन आज की परिस्थिति क्या है कि दक्षिण कोरिया में लगभग 30% लोग, अब ये 30% जो मैं कह रहा हूं, आगे आप देखेंगे कि ये प्रतिशत कितना बड़ा हो जाता है। 30% लोग वहां पर अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, और ये 2005 का आंकड़ा है, हो सकता है वो बढ़ गया। जिनमें से लगभग 12% जो है वो कैथोलिक है, 18% जो है प्रोटेस्टेंट है। यहाँ के जो प्रोटेस्टेंट हैं उनके विषय में कहा जाता है कि वो बड़े अनुदार है, कंजर्वेटिव है। और अनेक तो ऐसे हैं जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। एक मैंने थीसिस पढ़ा जिसमें ये लिखा हुआ है कि उनसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई लाभ हो ऐसा नहीं प्रतीत होता। प्रोटेस्टेंट तो 30% वहां पे क्रिश्चियन है, 20% अपने आप को बौद्ध कहते हैं, लेकिन जो शेष है 50 के आसपास, वो कहते हैं कि उनका कोई धर्म, मजहब, रिलीजन नहीं है। तो ये 50% को यदि आप हटा दें तो दिखेगा क्या? दिखेगी क्रिश्चियनिटी। इसीलिए क्रिश्चियनिटी सर्वत्र दिख रही है, वही डोमिनेट कर रही है। पॉलिटिक्स में भी वही है। बहुत थोड़े समय में बहुत अधिक पैसा आ जाना, तो ये तो कहते हैं, तुलसीदास जी ने कहा था कि प्रभुता पाई काई मद नाही। मद आ जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी समृद्धि को बचाते हैं या अपने दारिद्र्य को बचाते हैं। यह विशेषता हिंदू धर्म में है कि हम अपनी विपन्नता या अति संपन्नता दोनों को समभाव से देख सकते हैं। तो मैं क्या मानता हूं? मैं ये मानता हूं कि दक्षिण कोरिया में लोकतंत्र क्यों नहीं जम रहा है। तो मुझे जो कारण समझ में आ रहा है कि वहां के जो सारे पारंपरिक धर्म थे उनको नष्ट कर दिया गया और क्रिश्चियनिटी ऊपर से थोप दी गई। बहुत थोड़े ही समय में लोग धनवान हो गए। तो जो मानव मूल्य होते हैं, जो परंपरा होती है, जो संस्कार होते हैं, वो पुराने तो टूट गए, नए बन नहीं पाए। अन्यथा क्या कारण है कि दक्षिण कोरिया में कहते हैं कि 10 बार अभी तक प्रयास हो चुका है तख्तापलट का, सैन्य शासन रह चुका है,
अभी जो आज जो लोकतंत्र पर दाग लगा है, यह लोकतंत्र कब बना? 1987 में। तो 13 वर्ष उधर ले लीजिए, 24 वर्ष इधर ले लीजिए। इसकी आयु कुल मिला के 24 और 13 37 वर्ष है, 35 वर्ष लगा लीजिए। उसके पहले वहां तानाशाह ही होते थे जो शासन करते थे, बंदूक की नोक पर शासन चलाते थे। तो इसीलिए वहां पर ये आदत बनी हुई है कि जिसको भी डर भय लगता है, कहता है चलो यार मार्शल लॉ लगाते हैं या सैन्य शासन लगाते हैं, शासन तो करेंगे। बहुत राष्ट्रपति मारे भी गए हैं, एक ने आत्महत्या कर ली थी। अजीबो गरीब सिस्टम है वहां पर। यदि आप जानना चाहेंगे तो बहुत आपको विचित्र लगेगा। तो मैं मानता हूं कि जो धर्म का वहां लोप हुआ है, और क्रिश्चियनिटी में तो कुछ है नहीं, कोई दम होता नहीं है। दम होता तो ये बाकी सारे क्रिश्चियनिटी को छोड़ के क्यों भागते? क्रिश्चियनिटी में शासन की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए जो आज के युग में जो शासन व्यवस्था बनाई गई, उसको कहा गया कि हम चर्च से अलग हैं, चर्च और स्टेट दो सेपरेट चीजें हैं। ये कह के इन्होंने शासन शुरू किया। क्रिश्चियनिटी रहती तो उनको तो बर्बाद कर देती। लेकिन ये दक्षिण कोरिया का दुर्भाग्य है कि बड़ी संख्या में जो नेता हैं वो क्रिश्चियन हैं, वही चर्च में जाते हैं, वो क्या सीखते हैं। एक प्रकार से जड़कटा देश हो गया है, वो छोटा सा देश है जिसका कोई विशेष अस्तित्व नहीं है। और उस छोटे देश को भी बगल में आ गया उत्तर कोरिया, जो एक नाक की तरह से फुफकार छोड़ता रहता है 24 घंटे। उससे इसको डर होता है। जितना डर होता है उतना अमेरिका गोद में बैठता है। और जो क्रिश्चियनिटी वहां आई वो अमेरिका से आई है। अब एक मिनट के लिए सोचने की बात है कि आप तो क्रिश्चियन बन गए, अब सारे संसार को क्रिश्चियन बनाने का ठेका आपने ले लिया। कहां अमेरिका 40 करोड़ वाला देश, कहां 5 करोड़ वाला देश, लेकिन ये दूसरे नंबर पे है क्रिश्चियन मिशनरी पैदा करने में। यह चिंता फ्रांस की नहीं है, जर्मनी की नहीं है, इटली की नहीं है, ब्राजील की नहीं है, आपकी चिंता है। तो आप तो बर्बाद होंगे ही। उसमें दुनिया भर का पैसा भी लगता है। कौन देता है उसको पैसा, कैसी फंडिंग होती है? तो जो वहां करप्शन है उसका भी संबंध क्रिश्चियनिटी के इस मिशनरी एक्टिविटीज से है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी में, मिशनरी एक्टिविटी में बहुत सारा धन लगता है। आप पूरे संसार में भ्रमण करते हैं और वहां के लोगों को लोग लालच देते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे जैसे यह देश हिंदू धर्म से दूर हुआ, वैसे वैसे कुमार्गी हो गया, कुमार्ग पर चला गया। और ये जो धन जिसको कहते हैं, धन स्थायी नहीं होता है। इसमें कभी भी आपको कमी आ सकती है। थोड़ा भी दाया बाया होगा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति बदलेगी, आपकी परिस्थिति बदलेगी, तो आपका धन घटता चला जाएगा। अब करेला तीता नीम चढ़ा जो मैंने कहा था एक प्रकरण में, अब आगे ये देखिए कि वहां इस्लाम का भी प्रसार बड़ी तेजी से हो रहा है। क्योंकि जब एक बार आप में प्रतिरोध की क्षमता समाप्त हो जाती है, आप प्रतिरोध नहीं कर पाते, तो फिर आप एक मैदान बन जाते हैं, धर्मशाला बन जाते हैं, जहां पर कोई भी आ सकता है। तो दक्षिण कोरिया के लिए एकमात्र उपाय है कि वह अपनी जड़ों की ओर लौटे, धर्म की ओर लौटे, हिंदुत्व की ओर लौटे। हिंदुत्व में ही शासन प्रणाली है। आज पूरे संसार में जितने भी सीईओ भारतीय बन रहे हैं,
ध्यान दीजिए कि वो केवल भारतीय नहीं है, वे सारे के सारे हिंदू हैं। उनमें एक भी मुसलमान सीईओ नहीं है, एक भी क्रिश्चियन सीईओ नहीं है भारत का। इसका क्या कारण है? जो कंपनी का प्रबंधन है, संसार का प्रबंधन है, उसका गुण केवल हिंदुओं में है। क्योंकि हिंदू में जो शास्त्र है, हिंदू धर्म में, उन शास्त्रों में शासन व्यवस्था की विशद व्यवस्था है, बड़ी लंबी व्यवस्था है। रामायण है, महाभारत है, वैसे तो वेद से ही शुरू हो जाता है। तो इसलिए कोरिया के लिए यह अच्छा होगा, उपयुक्त होगा कि वो भारत की तरफ मुड़े, और भारत के लिए भी अच्छा होगा कि यहाँ के संत महापुरुष वहां जाएं, हिंदू धर्म के विषय में बताएं और लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करें। अंत में दो शब्द उत्तर कोरिया पर, धर्म के संबंध में। अब वहां तो आप कम्युनिस्ट पार्टी, आप जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी में क्या होता है, वो किसी रिलीजन को मानते ही नहीं, इसलिए वहां रिलीजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसलिए संसार को कुछ भी जानकारी नहीं है वहां के बारे में कि कोई पूजा भी करता है कि नहीं करता है, या नहीं करता है तो, और क्या गतिविधि में लिप्त होंगे लोग। कहते हैं कुछ बौद्ध मठ हैं वहां पर और कुछ ईसाइयों के चर्च हैं, लेकिन कहा ही जाता है दिखाने को है संसार को, कि कोई आ जाए गलती से देख ले तो उसको लगे कि इतना अन्याय नहीं है, कुछ उसने सुंदरता दी हुई। तो ये तो उत्तर कोरिया है। दक्षिण कोरिया की कथा मैंने आपको सुना दी। तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा है आपको ये वार्ता अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो आप अवश्य इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणी भी अवश्य करें, जिससे हमें विषय चुनने में या आपकी रुचि समझने में सहायता मिलेगी। तो फिर हम मिलेंगे आपसे किसी और विषय पर किसी और दिन। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।